बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आ जाता है विल्सन डिजीज़। विल्सन डिजीज़ का सिंपल अल्फाज में मतलब ये कि हमारे बॉडी में जो कॉपर है इसका कंसंट्रेशन नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, और ये एक रेसेसिव कंडीशन है। सही है, इसमें जो एक एलील होता है वो रेसेसिव रह जाता है, जो कि उसने डोमिनेंट रहना था। अब बात क्या होती है कि नॉर्मली हम क्या लेते हैं, कॉपर ले लेते हैं अपने डाइट में। सही है, जब ये हम ले लेते हैं तो ये 2 to 5 ग्राम पर डे हम ले लेते हैं। इस 2 to 5 ग्राम में एब्जॉर्प्शन इसकी होती है कहाँ पर, डोडिनम में और प्रोक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फिर इसके बाद जब एब्जॉर्प्शन हो जाती है, सही है, ये हमारे एंटेरोसाइट ले लेते हैं। फिर ये जाकर हमारे पोर्टल सर्कुलेशन में आ जाते हैं और उसके थ्रू ये आ जाती है हमारे कहाँ पर, लिवर में। तो यहाँ पर जब ले आएंगे तो ये कॉपर डायरेक्टली नहीं आता, बल्कि ये कंबाइन किया जाता है 2 प्रोटीन्स के साथ, अल्ब्यूमिन के साथ और हिस्टिडीन्स के साथ, और इसी तरह ये पोर्टल सिस्टम के थ्रू पहुँच जाता है लिवर में। लिवर में सबसे पहले क्या हो जाता है, इसको फ्री किया जाता है अल्ब्यूमिन से और हिस्टिडीन से, और उसके बाद ये हेपेटोसाइट्स जो होते हैं अपने अंदर ले लेते हैं। जब हेपेटोसाइट इनको अपने अंदर ले लेते हैं तो फिर क्या करते हैं, इसको एक इंजाइम के साथ मिलाया जाता है जिसको कहते हैं अल्फा 2 ग्लोबुलिन या एपोसेरोलोप्लाज्मिन। तो यहाँ पर भी एक प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जो इनकी कम्बिनेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं ATP7B। सही है, तो 90 to 95% ऑफ द कॉपर जो होते हैं वो एपोसेरोलोप्लाज्मिन ले लेता है। सही, या अल्फा 2 ग्लोबुलिन। तो फिर जब ये कंबाइन हो जाते हैं कॉपर के साथ तो इस एपोसेरोलोप्लाज्मिन को हम क्या कहते हैं, सेरोलोप्लाज्मिन। और एक सेरोलोप्लाज्मिन के साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर मिलते हैं। सही है, कंबाइन होते हैं। फिर इसके बाद सेरोलोप्लाज्मिन का काम क्या होता है, ये भी एक गाड़ी है, ये इसको लिवर से ले जाते हैं कहाँ पर, सर्कुलेशन में। और सर्कुलेशन में ये के इसके साथ एक प्रोसेस हो जाता है जिसको कहते हैं डीसाइलेटेड। वहाँ पर जब ये डीसाइलेट इनका हो जाता है तो वापस लिवर इसको ले लेते हैं, और जब वापस इसको लिवर ले लेते हैं तो उसके बाद ये इन प्रोसेस से जब गुजर जाता है तो लिवर इस काबिल होता है कि इसको बाइल के अंदर सिक्रेट कर सके। सही है, अब अगर ये प्रोसेस इन कॉपर के साथ नहीं होता तो ये हमारे बॉडी से एक्सक्रीट नहीं हो सकते। अभी आगे क्या होता है कि जो ATP7B जीन है ये हमारे साथ एक जीन है। ये अब इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में बात हो रही है। ये जीन कहाँ पर होता है, ये क्रोमोसोम नंबर 13 में होता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये एक ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर एटीपेज प्रोड्यूस करता है जिसको हम क्या कहते हैं, ATP7B। से है जो आपने अभी पढ़ा से है, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ ATP7B। ये ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर क्या करता है, ये हेपेटोसाइट्स के खेनालिकुलर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट रहता था, और वहाँ से ये क्या करता था, ये हमारे जो कॉपर था उसको इनकॉर्पोरेट करता था एपोसेरोलोप्लाज्मिन के साथ। अब क्या होता है कि जब इसके साथ म्यूटेशन होती है, सही है, और ये रिसेसिव बन जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि ये फिर अपना फंक्शन नहीं कर सकता नॉर्मली, और इसका फंक्शन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जब इसका फंक्शन डिक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर क्या होता है कि लिवर के अंदर कॉपर का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाता है। किस तरह, हमने यहाँ पर पढ़ा था कि जब ये लिवर के अंदर तो यहाँ पर ये आ गया था ना, लिवर के अंदर तो आ गया था, फिर लिवर की में इसको ATP7B क्या करता है, सेरोलोप्लाज्मिन के साथ मिलाकर इसको ले जाता है सर्कुलेशन में। तो अब ये सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, जब ये सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो ये लिवर में इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी तरह सेरोलोप्लाज्मिन का कंसंट्रेशन ब्लड में डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अब ये जो सेरोलोप्लाज्मिन है उससे सेरोलोप्लाज्मिन नहीं बनेगा। वो क्यों बनता था, क्योंकि उसके साथ कॉपर मिलता था, और ये एक रिएक्शन एक्टिवेट करते हैं। जाहिर बात है अब जो कॉपर का कंसंट्रेशन है वो हमारे हेपेटोसाइट्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा, लिवर के अंदर इंक्रीज़ हो जाएगा। जब लिवर के अंदर ये इंक्रीज़ हो जाती है तो ये एक रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं जिसको हम कहते हैं फेंटोन रिएक्शन। ये हमने चैप्टर 3 में ये रिएक्शन पढ़ा है, वहाँ पर आप लोगों को याद होगा। अब क्या होता है कि ये पेंटोन रिएक्शन क्या करते हैं, ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ की प्रोडक्शन करते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनते हैं, और वो कौन से होते हैं, वो होती है OH फ्री रेडिकल। सही है, अब ये फ्री रेडिकल क्या करते हैं, ये इंजरी करते हैं हमारे लिवर को, और इस तरह हमारे हेपेटोसाइट्स को डैमेज कर देते हैं, उनके डेथ होती है। और ये कॉपर जो होता है ये जब इस डैमेज की वजह से, इस डैमेज के रिजल्ट में डायरेक्टली रिलीज हो जाते हैं कि कहाँ पर, ब्लड में। ब्लड के अंदर जब फ्री कॉपर जाता है, जबकि ये बाउंड नहीं होता हमारे सेरोलोप्लाज्मिन के साथ, तो ये क्या करते हैं, वहाँ पर हमारे RBC की लाइसिस शुरू करते हैं, यानी कि रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं। और इन ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कहाँ पर जाते हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं, किडनी में जाते हैं, कॉर्निया ऑफ द आई में जाते हैं, पूंज एंड जॉइंट्स में जाते हैं, और इसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड में भी जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारी, जब ये ब्लड में होते हैं तो ब्लड से ये किडनी से पास होगा, किडनी में वहाँ पर ये यूरिन बनाएगा, तो यूरिन के अंदर भी हमारी जो कॉपर की सिक्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, और ये हमें डायग्नोसिस में भी हेल्प करती है जब हम यूरिन के टेस्ट करते हैं।
अब विल्सन डिजीज़ की मार्कोलॉजी पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कॉपर की वजह से जो लिवर को इंजरी हो सकती है, वो माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है, सही है। अब ये जो माइल्ड टू मॉडरेट इंजरीज़ है, इसकी वजह से माइल्ड टू मॉडरेट स्टेटोसिस भी होती है, यानी कि फैटी चेंजेस भी आ सकती है। इसके अलावा फोकल नेक्रोसिस भी हो सकती है, यानी कि खास-खास साइट्स पर, स्पॉट्स पर होगा, वो ऑल ओवर द लिवर नहीं होगा। इसके अलावा हेपेटाइटिस हो जाएगी और उस हेपेटाइटिस की वजह से हमें एक्यूट फुलमिनेंट नेक्रोसिस भी हो सकती है। अब फोकल नेक्रोसिस और फुलमिनेंट नेक्रोसिस में क्या फ़र्क होता है कि फोकल नेक्रोसिस कम-कम होता है और फुलमिनेंट में बहुत ज़्यादा हो जाता है, सारे लोब्यूल्स में स्प्रेड कर जाते हैं, सही है? और ये इस तरह होता है, ये मिमिक करते हैं वायरल हेपेटाइटिस को, सही है? क्रोनिक हेपेटाइटिस पर अगर हम आ जाते हैं, तो क्रोनिक हेपेटाइटिस में ये माइल्ड टू मॉडरेट हेपेटाइटिस होगा। इसके अलावा ये स्टीटोसिस करते हैं, यानी कि फैटी चेंजेस करते हैं। ऑलरेडी ये स्टेप हमने हेपेटाइटिस में पढ़ी हुई है। स्टीटो हेपेटाइटिस भी काज़ करता है और स्टीटो हेपेटाइटिस का पता हमें बलूनिंग ऑफ द हेपेटोसाइट से नज़र आएगा, इन मोलेरिटी बॉडीज़ से नज़र आएगा, सही है? ऑलरेडी पढ़ी हुई है। सिरोसिस हो गया, यानी कि हमारे लिवर में फिब्रोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उसके अलावा उसके साथ-साथ नोडुलर अपीयरेंस आ जाएगा, सही है? फिर हिस्टोलॉजिकली ये एक्सप्लेन करते हैं कि अगर हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हम इनको स्टेन करेंगे, तो कॉपर के लिए जो स्टेन है वो क्या है? रोडामिन, और कॉपर के साथ जो प्रोटीन्स होते हैं उसके लिए स्टेन क्या है? ओरसिन है। फिर ये ब्लड के थ्रू चले जाते हैं हमारे ब्रेन में, तो ब्रेन में ये हमारे बेसल गैंग्लिया को इंजरी कर देते हैं। बेसल गैंग्लिया की इंजरी की वजह से हमें मोटर प्रॉब्लम आ सकती है और इसके अलावा न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि इसके साथ-साथ अटेंशन डिफिसिट सिंड्रोम हो जाते हैं, मेमोरी में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके अलावा डिप्रेशन हो सकते हैं, एंग्जायटी हो सकती है। इसके अलावा क्या कहते हैं कि ये हमारे आई में चले जाते हैं और हमारे आई की कॉर्निया में खासकर ये चले जाते हैं और कॉर्निया में डिफरेंट लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर लेयर एपिथेलियम होते हैं, फिर उसके बाद बोमेन्स लेयर होते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रोमा होता है। फिर इसके बाद एक लेयर आ जाती है जिसको डेसिमेंट डेसिमेंट लेयर कहते हैं। इस डेसिमेंट लेयर में क्या हो जाए, डिपोज़िशन हो जाती है कॉपर की और इसके अंदर एंडोथेलियल लेयर होते हैं। तो जब इस डेसिमेंट लेयर में इस कॉपर की डिपोज़िशन हो जाती है, तो ये वहाँ पर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक ग्रीन कलर या ब्राउन कलर रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, केसर-फ्लेचर रिंग, सही है? और इस रिंग का भी मैं आप लोगों को 2 डायग्राम में दिखाता हूँ, कहाँ पर है? अ यहाँ पर इस आई की कॉर्नर में यहाँ पर आप लोग ये वाला रिंग देख सकते हैं, सही है? ये क्या है? ये ग्रीन कलर रिंग है और यहाँ पर क्या होता है? ब्राउन कलर रिंग है, ये आउटर एरिया में ये जो देख सकते हैं, सही है? तो ये क्या है? केसर फ्रेशर रिंग है, सही है? केसर फिशर है कि कौन-सा है, इस तरह का नाम है। फिर इसके बाद क्या कहते हैं? क्लिनिकल फीचर इसकी क्या होंगे? साइन सिम्पटम्स क्या होंगे? सबसे पहली बात तो साइन सिम्पटम जो अपीयर्स होते हैं वो फ्रॉम एज 6 से लेकर 40 तक, यानी कि बच्चों से लेकर बड़ों तक ये होता है। इसके अलावा इसका सबसे पहला जो साइन होता है वो क्या है? लिवर फेल्योर है, वो एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। इसके बाद क्या कहते हैं? कॉपर हमारे बेसल गैंग्लिया को डैमेज करते हैं और बेसल गैंग्लिया के डैमेज की वजह से हमें न्यूरोसाइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, सही है? इसके अलावा अगर हम इसके डायग्नोसिस करेंगे तो किस तरह करेंगे? सबसे पहले जो सबसे मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट है वो क्या है? हमारे हेपेटिक कॉपर है, यानी कि हम अपने लिवर में क्या देखेंगे? कॉपर की कंसंट्रेशन, तो ये ज़्यादा होगा। दूसरी नंबर पर जो स्पेसिफिक टेस्ट है वो यूरिन का है। यूरिन का टेस्ट क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि इसका सैंपल लेना बहुत आसान होता है, सही है? इसमें कॉपर का कंसंट्रेशन क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। इसके बाद सेरेलोप्लाज्मिन कंसंट्रेशन इन द ब्लड सीरम में ये कम होगा। यहाँ पर ये कॉपर नहीं है, सेरेलोप्लाज्मिन है, सही है? ये भी बहुत अच्छा टेस्ट है। इसके अलावा हम हेपेटिक कॉपर देख लेते हैं कि जब 250 माइक्रोग्राम पर ड्राई वेट ऑफ द लिवर के हो पर डे, सही है? तो ये हमें डायग्नोसिस देते हैं, ये 80% सेंसिटिव होते हैं। इसके अलावा हम आई में क्या देखते हैं? केसर फिशर रिंग देखते हैं। इसके अलावा डीएनए टेस्ट होता है, लेकिन ये सेंसिटिव नहीं है। क्यों सेंसिटिव नहीं है? इसका रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो म्यूटेशन होते हैं एटीपी7B में, वो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस के होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन-सा म्यूटेशन जो होते हैं वो रिलेटेड है किस चीज़ के साथ? विल्सन डिज़ीज़ के साथ। जबकि हीमोक्रोमेटोसिस में जो म्यूटेशन था C282Y, वो एक स्पेसिफिक बस एक ही म्यूटेशन था, तो उससे हमें डीएनए सीक्वेंसिंग टेस्ट के थ्रू पता लग सकता है, सही है? इसके अलावा सीरम प्लाज़्मा कॉपर लेवल ये भी सेंसिटिव नहीं है। जो सेरोलोप्लाज़्मिन था सीरम में वो जो है ना अच्छा है, लेकिन कॉपर वाला अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर ये लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है और नॉर्मल भी हो सकता है। ये लिवर की कंडीशन पर भी डिपेंड करती है, हमारे फूड इनटेक पर भी डिपेंड करती है, तो इसलिए ये खास सेंसिटिव नहीं है। इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट आ जाती है, तो सबसे पहले ट्रीटमेंट हमें क्या करना चाहिए कि इसका सबसे पहले डायग्नोसिस हो जाए। एक बंदे को है, उसे साइन सिम्पटम्स कम है, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये विल्सन डिज़ीज़ है या नहीं है। इसके अलावा फिर हम जब थेरेपी पर आ जाते हैं, तो इसके लिए चेलेटिंग थेरेपी होती है। इसे हम क्या कर देते हैं, डिफरेंट मटेरियल हम बॉडी को दे देते हैं, वो जाकर बॉडी के अंदर कॉपर के साथ कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उसको यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देते हैं। उसमें हमारे साथ क्या आते हैं? डी पेनिसिलिनामाइन और ट्राइएंट्रीन, ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हम जिंक बेस्ड थेरेपी भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि इनहिबिट करते हैं कॉपर की एब्ज़ॉर्प्शन को, जो हमारी जीआईटी में, ड्यूोडेनम में और स्मॉल इंटेस्टाइन में, सही है? इसके अलावा एक बंदे को हेपेटाइटिस और सिरोसिस हो, तो इसके लिए एक ही रास्ता है, लिवर ट्रांसप्लांट। अल्लाह हाफ़िज़।